हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स हम किस प्रकार से बनाएं, यानी आप सभी के जितने भी डाउट है आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। यानी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के हम टू द पॉइंट नोट्स बनाएं, फैक्ट वाइज बनाएं या वन लाइनर बनाएं, किस प्रकार से हमें नोट्स बनाना चाहिए और कौन से उन्हें बनाने से हमें कौन से यहाँ पर बेनिफिट होंगे, तो वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखिए दोस्तों, मैंने किस प्रकार से यहाँ पर बताया है, यानी फैक्ट, रिविजन और हैंड रिटन नोट्स, यानी आपको हैंड रिटन नोट्स भी बताऊँगा और जो आप वर्ड या पावर पॉइंट में बनाते हो नोट्स तो उसके भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए इस प्रकार से क्यों जरूरी है, हम चर्चा करेंगे क्यों जरूरी है और नोट्स कैसे बनाएं। और फिर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पेज ऐड किए हैं और मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर भी आपको यहाँ पर थोड़े से बताए हैं, तो सारी बात करेंगे और लास्ट में हम पूरे का कंक्लूजन देखेंगे कि नोट्स हमें क्यों बनाना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ होता है। तो दोस्तों हम शुरू से सारे पॉइंट समझ लेते हैं और आपके जितने भी डाउट है, यदि इसके अलावा भी आपके कोई से डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम आप सबको पता है कि हम जितनी भी कमेंट आती है सारे का आंसर करते हैं, हम सारी कमेंट हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नोट्स मेकिंग हम सबसे पहले देख लेते हैं क्यों ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना होगा दोस्तों कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अलग नोट्स बनाने हैं और मेंस के अलग बनाने हैं। अब मेंस के किस प्रकार से बनाने हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारा सबसे पहले यहाँ पर प्रीलिम्स आ रहा है तो हम प्रीलिम्स की ही बात करेंगे। अब देखिए स्मार्ट नोट्स क्या होते हैं, यानी आपको किसी भी प्रकार से ऐसे नोट्स नहीं बनाना कि सुंदर होना चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे डायग्राम ऐड करो, ये करो, तो वो क्या कलाकारी, इतनी ज़्यादा कलाकारी नहीं करना है। आपके नोट्स केवल आपको ही समझ में आ जाए बहुत है। यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि 4 साल बाद मेरा भाई पढ़ेगा या फिर मेरा दोस्त पढ़ेगा तो उसे अच्छे से यहाँ पर समझ में आना चाहिए, बस आपको समझ में आ गया बस बहुत है। अब देखिए यहाँ पर हम जल्दी नोट्स कैसे बना सकते हैं। अब देखिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ही पॉइंट की बात करेंगे। तो ये क्यों ज़रूरी है कि एक टॉपिक के लिए कई बुक होती है। आप सबको पता है कि एक टॉपिक के लिए, जैसे कि आपका कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, आप अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपको कहीं मान लो टेलीग्राम में आप पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम में आपको कोई सी पीडीएफ मिल गई, उसके बाद में अदर से आपके पास खाद्य संरक्षण की बुक भी है, आपको लग रहा है कि मेरी बुक में वो वाला वो एक पॉइंट नहीं लिखा है जो उसमें लिखा है और जो इसमें लिखा है वो उसमें नहीं लिखा है, तो इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि पूरी बुक पढ़ने में यदि दिक्कत आती है। अब देखिए मोटी मोटी बुक होती है, 400-500 पेज की बुक होती है। जैसे कि आप मान लो कि संविधान के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, अब लक्ष्मीकांत में कम से कम 800 पेज है, तो 800 पेज अब लास्ट टाइम रिवीजन में आप पॉलिटी रिवाइज करोगे कि हिस्ट्री रिवाइज करोगे, तो इसलिए बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत आती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, आप यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट को समझते चलिए, आपके सारे डाउट यहाँ पर आज क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए अलग अलग बुक के सोर्सेस को एक जगह लाना है, यानी अलग अलग बुक के आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, या फिर आप कहीं ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, आपको लगा कि नहीं यार ये वाला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखिए आपने कहीं ऑब्जेक्टिव पढ़ा उस टाइम तो आपको याद हो गया, फिर बाद में आप भूल जाओगे कि यार मैंने ये टेलीग्राम पे पढ़ा था या फेसबुक पे किसी ने ये ऑब्जेक्टिव पूछा था या कहीं यूट्यूब पे मैंने पढ़ा था, तो इसलिए वहाँ पर नोट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट है दोस्तों कि परीक्षा के समय जल्दी रिवीजन में मदद होती है। तो सभी को पता है परीक्षा के समय जल्दी रिवीजन होती है। आप मोटी मोटी सारे विषय की बुक लेकर तो बैठोगे नहीं, आपके 300 से 400 पेज में जो नोट्स बनेंगे तो उन्हें रिवाइज करना कितना आसान होगा। और रिपीटेड कंटेंट से बचना, अब आप अलग अलग बुक देखोगे तो उसमें आपको रिपीटेड कंटेंट मिलेंगे, यानी आपको आप खुद के जब नोट्स बनाओगे तो उसमें एक पॉइंट को एक ही बार लिखोगे, यानी कि आपने लिख दिया कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, तो आप दूसरी बुक पढ़ोगे तो उसमें भी स्टार्टिंग से उसका पूरा इतिहास से संबंधित रहेगा, है ना। तो आप सिर्फ एक ही बार उसमें लिखोगे, तो इसलिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं। जरूरी क्यों है पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो फ्लो चार्ट, टू द पॉइंट या फैक्ट में इसे कंसाइज कर सकते हो। आप फ्लो चार्ट का भी यूज़ करो, उसमें टू द पॉइंट भी लिखो, और अधिकतर नोट्स आपको टू द पॉइंट और बुलेट फॉर्मेट में और कीवर्ड में और फैक्ट वाइज बनाना है। अभी यहाँ पर हम प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स आपको फैक्ट वाइज ही बनाना है, आपको कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं करना, पूरे फैक्ट वाइज बिल्कुल छोटे अक्षर में आपको समझ में आ जाए बस। उसके बाद में दोस्तों करंट के पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम अलग से, है ना।
ये आपको पता होगा कि देखिए वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो पॉलिटी से संबंधित यदि कोई सा करंट आया या फिर इकोनॉमी से संबंधित यदि कोई सा अभी जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण आया, अब कृषि से संबंधित कुछ आया है तो आप वहीं पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे खेल कूद आपने ओलंपिक का पूरा बना लिया, मान लो ओलंपिक का आपने पूरा नोट्स बना लिया। अब ओलंपिक अभी 2020 में नहीं हुआ, 2016 का अगर आपको लगा कि यार ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या फिर अभी 2024 में जब ओलंपिक होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये वाला पॉइंट इसमें लिखना चाहिए, या फिर करंट से रिलेटेड जो डाटा है तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह आ जाती है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह आ जाती है। अब मैं ये भी बताऊँगा कि आपके जैसे कि एक डाउट ये भी होता है कि जो हम नोट से है तो वो स्पाइरल बुक में बनाएं या फिर हमारी जो नॉर्मल किताब कापी होती है उसमें बनाएं या फिर पेज में बनाएं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, आपको नोट्स पेज में बनाना चाहिए। और साइड में आपको पेज, जैसे कि आपका ये पेज है, ये पेज में आपने नोट्स बना लिए और साइड में इधर से स्केल से एक लाइन खींच दीजिए ताकि जब भी आप उसे स्पाइरल कराओ सारे पेज को कंसाइज करके तो वहाँ पर वो स्पाइरल भी हो जाए। उसके बाद में आपके जब पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाए तो वो स्पाइरल करा लीजिएगा, वो अभी मैं यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद में आपके नोट्स केवल आपको ही समझ में आ जाए बहुत है। उसके बाद में लास्ट वाला हमारा पॉइंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए अलग से लिख सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप अलग से लिख सकते हो। यदि आप पेज में बनाओगे, आपका एक पेज आगे का और पीछे का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पेज पूरा कंप्लीट हो गया, आपने कोई सा एक टॉपिक लिखा, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, वो टॉपिक लिखने के बाद यदि आपके पास स्पेस नहीं बचा तो आप नेक्स्ट पेज उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए नोट्स कैसे बनाएं। अब देखिए आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेबस की प्रत्येक लाइन को पढ़े। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सिलेबस पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कौन सी लाइन कहाँ लिखी है, क्या हमें पढ़ना है, उसके डायमेंशन निकालिए। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण है तो खाद्य प्रसंस्करण क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके प्रकार क्या है, कौन कौन से उसके लिए योजना चल रही है। इस प्रकार से हर एक लाइन का आपको डायमेंशन निकालते चलना है। ठीक है दोस्तों, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं और मेंस के नोट्स का भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है पुराने प्रश्न पत्र सोल्व करें। आपका दूसरा काम होना चाहिए पुराने प्रश्न पत्र जितने भी, अभी देखिए हम हमारे चैनल पर भी पुराने प्रश्न पत्र करा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। और उससे संबंधित हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ पर बताते हैं, तो आप खुद भी आपके पास जो बुक है उससे भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि सिलेबस के अनुसार बुक और नोट्स लीजिए। आप सिलेबस आपका जो है उस अनुसार लेना है, या नहीं कि आपने जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले ली। अभी आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको लक्ष्मीकांत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया है और इतना कंटेंट आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हो, चाहे तो कोई सी आपको बुक मिल रही है वो ले सकते हो। और एक आती है दोस्तों सुभाष कश्यप की बुक आती है, उसमें पूरे पॉलिटी पूरा टू द पॉइंट दिया गया है और संबंधित फैक्ट भी दिए गए हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट को नोट करना। अब टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट को आपको नोट करना है। देखिए आपको बुक तो पढ़ना ही है, अब बुक में क्या करना है, बुक में आपको वो चीज़ें हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट कर लिया और फिर सारे हाईलाइट कर लिया आपने। सबसे पहले आपने बुक पढ़ ली, बुक पढ़ने के बाद उसमें हाईलाइट कर लिए, मतलब कि लाइन के नीचे आपने लाइन खींच दी जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा। अब फिर आप क्या करोगे, फिर नोट्स बनाओगे आप, है ना, अभी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में देखिए जैसे कि आपको कहीं भी जैसे कि फोटोकॉपी वाले पेज में टॉपिक का ऊपर नाम लिखे और उससे संबंधित फैक्ट लिखे, बस सिंपल सा काम है। और जहाँ से भी फैक्ट मिले, जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, या फिर आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ से कहीं से भी मिला, उसके बाद में या इंटरनेट से मिला या किसी बुक से मिला, तो वो सारे आपको नोट करना है। अब नोट कौन से करना है, नोट आपको वही करना है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। हर कुछ नोट नहीं करना है, यानी पूरी लाइन नोट नहीं करना है। यदि आपको पूरी परिभाषा दी है, वो परिभाषा आपको याद है, तो वो नोट नहीं करना है आपको। दोस्तों मैं जो भी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ अच्छे से सुनते चलिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नोट्स बनाने में। उसके बाद में वन लाइनर फैक्ट वाइज बनाना है। अभी प्रीलिम्स के नोट्स की बात कर रहे हैं, बाकी जो मेंस का नोट्स होता है वो टू द पॉइंट कैसे बनाते हैं और डायमेंशन में कैसे बनाते हैं वो आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे डायमेंशन में नोट्स बनाना है, और यहाँ पर आप डायमेंशन में नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वन लाइनर फैक्ट में बनाना है, सिर्फ ये इतना सा ध्यान रखोगे आप। उसके बाद में अलग अलग कलर पेन का यूज़ करें। देखिए अलग अलग कलर पेन से क्या होता है, देखिए हमारी जो साइकोलॉजी होती है यानी मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें देखती है, अलग अलग कलरमेटिक चीज़ें देखती है, तो हमें भी उसमें क्या इन्जॉयमेंट थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब याद करने में। तो ये आपको अलग अलग पेन का यूज़ करना है यहाँ पर, है ना, जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, जो भी आप कर सकते हो कलरमेटिक, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, आपको सजाना नहीं है, बाकी 2 से 3 कलर के पेन आप रख सकते हो। उसके बाद में बाकी बुक नोट्स को अंडरलाइन करें और फिर बुक में अंडरलाइन करें, ये मैंने आपको बता ही दिया है।
उसके बाद में टॉपिक से संबंधित करंट टॉपिक भी लिखते चले, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, फैक्ट, बुक, इंटरनेट, यूट्यूब, जहाँ से भी टॉपिक से संबंधित फैक्ट मिले बस लिख लीजिए, क्योंकि ये होती है स्मार्ट रणनीति दोस्तों। और जो टॉपर्स होते हैं वो भी यही यही अपनाते हैं। और ये नहीं कि आप देखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि हमें नोट्स नहीं बनाओ, आपके खुद के आपको नोट्स बनाने होंगे जहाँ से भी आपको उस टॉपिक से संबंधित फैक्ट मिले। देखिए प्रारंभिक परीक्षा निकालने का सिर्फ एक ही मंत्र है, जितने ज़्यादा आप फैक्ट रटोगे आप प्रारंभिक परीक्षा को आप क्लियर कर पाओगे। बाकी आप नोट्स बनाने ज़्यादा, मतलब कि जो सजावट टाइप के नोट्स बनाने के चक्कर में रहे और मोटी मोटी बुक पढ़ने के चक्कर में रहे तो आपसे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ये मैं देख चुका हूँ। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है, चाहे तो आप किसी, जैसे कि किसी टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह हैं तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी यही बताते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना चाहिए, वो भी टॉपिक से रिलेटेड। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और मैंने रणनीति नाम से वीडियो भी बनाया है, आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके जितने भी डाउट होते हैं, यानी जैसे कि आपने कोई भी मुझसे डाउट पूछा तो मैं उसी से संबंधित वीडियो बना देता हूँ। अभी ये नोट्स मेकिंग का मैंने क्यों बनाया, मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि किस टाइप से नोट्स बनाए, तो मुझे जितना पता था उस टाइप से मैंने यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वाक्य में कारगर चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉलिटी के ऐड किए हैं। अब ये लक्ष्मीकांत का कुछ पेज है, मेरे पास बुक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा, आप यहाँ पर देखोगे पूरा पैराग्राफ में दिया है, पूरा पैराग्राफ में। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए किस टाइप से यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए हमारे सबसे पहले जो लिखा है सिलेबस में पॉलिटी का, तो उसमें हमारा ये पढ़ने की कोई ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट वहाँ पर क्या लिखा है कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसमें भी 1909 और 1919 और 1919 और 1935 का अधिनियम दिया है। बाकी हमें ये भी अधिनियम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी शुरुआत तो यहीं से हुई है। तो इन अधिनियम, जैसे कि मान लो कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के 3 से 4 पॉइंट आपको लिख लेना है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पढ़ना इसमें से ही, इसमें भी आपको हाईलाइट करना है। अब उसमें से जो हाईलाइट करे हैं आपने वो आपको लिख लेना है। अब वो कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद में देखिए ये मैंने यहाँ पर सारे एक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए हम नोट्स कैसे बनाना है। देखिए आपने ये पेज लिया, आपने ये पेज लिया, ऊपर टॉपिक का नाम डाला ऐतिहासिक संविधान प्री एग्जाम, ये लिख दिया, और यहाँ पर वन लाइनर आप कुछ भी लिख सकते हो। बाकी आपको सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट वाइज आपको जहाँ से भी, देखिए मेरे को जहाँ से भी फैक्ट मिले हैं, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो और छोटे छोटे भी लिख सकते हो। अब देखिए जैसे मैंने पहला फैक्ट लिखा, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई, तो ये 1813 चार्टर के अधिनियम। अब उसमें यहाँ मैंने लिखा है कि देखिए, और थोड़ा मैं यहाँ पर बड़ा करके आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है कि व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, तो ये भी ये 1833 के चार्टर एक्ट। अब देखिए पढ़ने में कितना आसान लग रहा है, यहाँ पर मैंने ब्लू में लिखा और यहाँ पर रेड में लिखा, तो यहाँ पर देखिए आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। और जब आप ये याद करोगे और फिर जब कोई आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 1833, तो आपको समझेंगे वाह यार जीनियस व्यक्ति है ना। तो इसी प्रकार से टॉपर्स लोग भी करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें ही पूछी जाती है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अब इससे भी संबंधित यहाँ पर एक फैक्ट था, देखिए जैसे कि इस लाइन से संबंधित, तो उसी लाइन को यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए जबकि जो 1813 के अधिनियम द्वारा चाय का अधिकार के अलावा सारे अधिकार समाप्त कर दिए थे। अब 1813 के अधिनियम द्वारा चाय के अधिकार के अलावा सारे अधिकार समाप्त कर दिए थे, बाकी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया। तो देखिए उसी टॉपिक से संबंधित अन्य कोई फैक्ट है तो वो भी यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जैसे कि ये वाला पॉइंट लिखा मैंने, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके द्वारा, कौन से अधिनियम द्वारा मिली है, तो ये 1861 के द्वारा। अब उसमें भी देखिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, आप किसी भी प्रकार लिख सकते हो यहाँ से ऐसी लाइन बनाकर कि अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो फैक्ट याद हो गए कि गवर्नर जनरल, जो हमारे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान निर्माण की, उसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से एक्ट के द्वारा मिली थी, 1861 के द्वारा। अब उसी के आधार पर हमारे भारत के राष्ट्रपति को भी अध्यादेश की शक्ति मिलती है। और आपको देखिए अनुच्छेद भी यहाँ पर याद हो गया, अनुच्छेद 123। तो दोस्तों इसी प्रकार लिखना है। अब देखिए जैसे कि मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक मत अधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो ये देखिए ये 1909 के अधिनियम द्वारा की गई थी। और इसे देखिए यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा मार्ले मिंटो सुधार। और देखिए उसमें ही मैंने यहाँ पर एक और फैक्टर लिखा है कि फूट डालो और राज करो की नीति इसमें ही अपनाई गई थी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि फूट डालो और राज करो की नीति कौन से अधिनियम में अपनाई गई थी, 1919 के। ठीक है, अब देखिए ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि प्रथम
गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम कौन था। और देखिए आपको सब ये तो पता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन था। बाकी आपको ये नहीं पता है कि वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब वो रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ लागू हुआ था उस टाइम? सिर्फ बंगाल में लागू हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, सिर्फ उस टाइम बंगाल पर ही शासन था अंग्रेजों का, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसके बाद में वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद में 1833 का अधिनियम। अब ये संपूर्ण भारत पे, अब देखिए आपसे इसी में तो उलझा देते हैं आपको कि 1833 का अधिनियम क्या सिर्फ बंगाल में लागू था या फिर पूरे भारत पर लागू था। अब वो 1833 के अधिनियम द्वारा किसे गवर्नर जनरल बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग को। तो इस प्रकार से दोस्तों जितना भी अब इस लाइन से संबंधित और भी कोई फैक्ट आपको मिले तो बस इसी के नीचे आपको यहाँ लिख देना है। अब उसके बाद में देखिए ये वाला लिख दिया। अब देखिए 1858 का अधिनियम ये क्राउन के हाथों में चला गया था। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं कर रही थी, अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे 1858 के अधिनियम के द्वारा। इसी कारण 1858 के बाद जो अधिनियम आए थे उन्हें क्राउन के अधिनियम कहा जाता है, और ये इससे पहले वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम थे, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उस टाइम कौन था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब वो किसके तहत बनाया गया था? 1858 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये फिर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं मैंने किस टाइप से लिखे हैं। बाकी यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत उलझन होती है कि द्वैध शासन प्रणाली। अब प्रांतों में द्वैध शासन कब हुआ था? 1919 के अधिनियम द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ था? 1935 के अधिनियम द्वारा। अब इसमें दो विषय आते थे, आरक्षित और हस्तांतरित। तो ये गवर्नर जनरल के हाथों में थे आरक्षित विषय, और जो हस्तांतरित थे ये विधान परिषद के हाथों में थे। अब जो 1935 का अधिनियम है, देखिए इसमें क्या क्या हुआ था। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, आपको पता है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा अनुच्छेद 1935 के अधिनियम द्वारा लिए गए हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, 250 अनुच्छेद लिए गए हैं ना, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पर है सर्वाधिक प्रभाव है, और म्यांमार यानी बर्मा को अलग किया गया। अब देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया, पहले भारत में ही ये शामिल था। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हो। देखिए मैंने किसी भी प्रकार से आप बनाओ, ऐसा नहीं आपको सुंदर बनाना है, किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो, इस प्रकार से और इस प्रकार से लाइन बना सकते हो दोस्तों। और भी कोई आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ मैंने ये ऐसे फ्लो चार्ट बना दिए, फिर ये बना दिया, अब ये यहाँ पर ये लिख दिया। अगर इसी से संबंधित और कोई फैक्ट है तो इस ऐसी लाइन करके बना दो, कैसे भी बनाओ, बस एक यानी आपको सिर्फ ये रखना है। देखिए आप जैसे कि ये वाला जो टॉपिक है मैंने ऐतिहासिक संविधान वाला, सिर्फ 2 पेज में कवर कर दिया मैंने, सिर्फ 2 पेज में। देखिए यहाँ पर पूरा 1935 का अधिनियम भी आ गया। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे नोट से ज़्यादा पेज में ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पेज या 3 पेज, बस इससे ज़्यादा आपको नोट से नहीं बनाने। अब दोस्तों और मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि संविधान का निर्माण। आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद उसमें फिर दोबारा पढ़िए। देखिए पहली बार तो आपको सिर्फ रीड करना है, और फिर दोबारा पढ़ के आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना है। अब देखिए जैसे कि अंडरलाइन कैसे करोगे, जैसे कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासत की। तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है यहाँ पर 389, और इधर डायरेक्ट क्या लिखना है 296। तो ये यहाँ पर ब्रिटिश का सिर्फ बी लिख दो आप, है ना, मतलब शॉर्ट में भी बनाना है। और इधर 93, और यहाँ पर सीट लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि वो सीट ही है। और उसके बाद में यहाँ देसी रियासत, तो सिर्फ देसी लिख दो यहाँ पर। बस आपको इतने, आपको समझ में आना चाहिए। आपको भाई बहन के लिए नहीं बनाना, आपके लिए बनाना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है इसीलिए, ठीक है। और सिर्फ आपको ये प्रीलिम्स में साथ देंगे, और आगे भी और अन्य एग्जाम में भी आपको साथ देंगे। तो प्रीलिम्स के इस प्रकार से नोट्स बनाना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है संविधान सभा का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कहीं से भी कुछ भी ऑब्जेक्टिव मिला या ऑब्जेक्टिव में कुछ नया फैक्ट मिला तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। वो कब कहा था? 1922 में कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा देखिए अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया? तो ये आया था 8 अगस्त 1940 को, युद्ध समाप्त होने पर स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए मैंने कि और यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ कि देसी रियासत समिति, इसे नियम समिति भी कहते हैं। ये आपको पता नहीं होगा कि जो देसी रियासत समिति उसे नियम समिति भी कहते हैं, उसे ही झंडा समिति भी कहते हैं, उसे ही संचालन समिति भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है, डायरेक्ट ये समिति लिखी
उसके आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दिया आपने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये अध्यक्ष थे। उसके बाद में 24 जनवरी, ये इस प्रकार से बहुत उलझाते हैं। अब 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया था और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया था, इन दोनों को अपनाया था। और ये बिहार के लाल कहे जाते हैं। देखिए यहीं पर मैंने कोड वर्ड लिख दिया। अब बताओ इतनी सी चीज़ों से मैं कितने ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ, बताओ आप कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, देशी रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं अपनाया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को कब राष्ट्रपति बनाया था, बिहार के लाल किसे कहते हैं। अब बताओ कितने फैक्ट बन गए, इतने से, सिर्फ इतने से ऑब्जेक्टिव से कितने फैक्ट बन गए। तो दोस्तों ये होती है स्मार्ट रणनीति। और देखिए आप थोड़े से और ये देख सकते हो। अब देखिए बी एन राव के बारे में। और देखिए यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है आपको कि ये आपको एमपीपीएससी में 3 मार्कर में भी काम में आ जाएंगे। यानी अगर मान लो बी एन राव से संबंधित कोई सा 3 मार्कर आता है तो इसी में से कोई से भी 3 पॉइंट उठाकर लिख दीजिए, तो आपके यहाँ पर 3 मार्कर भी कंप्लीट हो रहे हैं। और आपको अगर फैक्ट अच्छे से क्लियर है तो 3 मार्कर में तो दिक्कत ही नहीं आना। और 6 मार्कर और 50 मार्कर 6 मार्कर तो आप आना ही नहीं है। 5 मार्क और 11 मार्कर के लिए अलग रणनीति होती है, वो मैं आपको बता दूंगा और किस प्रकार से करना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर प्रारूप समिति, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए और कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ लीजिएगा, मैं सारे का यहाँ पर आंसर करूँगा। देखिए प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली सदस्य में, अब देखिए वहाँ पर अगर सदस्य की केवल बात की जाए तो सिर्फ 6 थे, और अगर अध्यक्ष को भी शामिल कर लिया जाए तो 1 + 6 यानी 7 थे। अध्यक्ष को छोड़कर ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बी एन राव के बारे में, बी एन राव और कार्य। अब ये संवैधानिक सलाहकार थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, बर्मा म्यांमार का संविधान इन्होंने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको ये फैक्ट शायद पता नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार के और अन्य फैक्ट मिल जाते हैं। अब अगर मान लो, देखिए मैं अभी एक चीज़ और बताऊंगा आपको, अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि दी थी, ये भी आपको पता नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए बी एन राव से संबंधित सारे फैक्ट यहीं आ गए। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, और ये देखिए प्रारूप, और देखिए प्रारूप को ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बी एन राव को दिया है ना, प्रारूप इन्होंने तैयार किया, फिर भीमराव अंबेडकर को दिया। और अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बी एन राव ने प्रारूप तैयार कर किसे दिया, तो प्रारूप समिति अगर ऑप्शन में रहता है तो प्रारूप समिति आपको टिक करना है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार और नागरिकता से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने पढ़े ही होंगे लुसेंट में। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने इसी प्रकार से लिखा है। देखिए ये जैसे कि ये पहला है कि राज्य निर्माण की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, और अनुच्छेद 3 के तहत है। नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ है, एकल नागरिकता। और अभी जो नागरिकता संबंधी जो संशोधन हुए हैं, जो क्या बोले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान के जो नागरिकों को नागरिकता संबंधी जो नियम में संशोधन किया है, वो भी आपको यहीं पर ऐड कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से फैक्ट वाइज आपको बनाना है दोस्तों। ये अब देखिए ये मैंने आपको ये बता दिए हैं ये। और देखिए अलग अलग कलर का आपको पेन का यूज़ करना। अब देखिए यहाँ पर मैंने अनुसूची कितने शानदार तरीके से लिखा है। देखिए नवी अनुसूची, अब देखिए ये सारी अनुसूची यहाँ पर एक जगह आ गई तो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें और 1985 के तहत, इसमें दल बदल से संबंधित कानून है। 11वीं अनुसूची 73वें, उसके बाद में 1992-93 पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वें 1993 92-93 है दोस्तों, ये मतलब 92 में हुआ था पारित और ये 93 में लागू किया गया। और शहरी स्वशासन या नगर पालिका से संबंधित है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए अब ये जैसे कि संविधान में 2 प्रकार के मूल अधिकार है, एक तो व्यक्तियों को प्राप्त है, एक नागरिकों को प्राप्त है। अब व्यक्तियों में सभी आ सकते हैं, कोई भी, जैसे कि कोई विदेश से रहने भी आया वो भी, ठीक है। अब नागरिकों को प्राप्त केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए विदेशी को कौन कौन से प्राप्त है, अनुच्छेद 14, 20 और 23। अब ये 21 और 22 क्या है, इसमें जीवन जीने का अधिकार है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अब ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी केवल भारत नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। देखिए अब यहीं पर, अब बताओ इतने से मैं कितने फैक्ट बना सकता हूँ, कितने ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ, सिर्फ इतने से। और ये लाइन पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा, सिर्फ 2 सेकंड लगा आपको। और आप उसे कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर दोगे, आपको ऐसे रटा जाएंगे। आप आपसे कोई भी डायरेक्ट पूछेगा फट से बताओगे आप, है ना। तो ये सब कहना है मैं। अब देखिए यहाँ पर और कोई सी छोटी छोटी ट्रिक भी लिख सकते हो आप। जैसे कि देखिए यहाँ पर का, देखिए अनुच्छेद 19 में प्रदत्त वाक स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये खा। अब देखिए यहाँ पे का, तो यहाँ पे वाक है ना। तो इस प्रकार से आप ये इन्हें ट्रिक बना के याद रख सकते हो। यहीं पर एक छोटी सी ट्रिक लिख सकते हो। उसके बाद में अनुच्छेद 19 ख,
तो ये तो नहीं होगा, ये ग और ये संघ बनाने की, और ये घ राज्य में निर्बाध संचरण, और ये छ, ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आप याद रख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से आपको बनाना है। और ये अब दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बनाना है नोट्स, बिल्कुल वन लाइनर बनाना है। और अब देखिए मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि नोट्स कैसे बनाए। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने, यानी नोट्स बनाने के हमें क्या क्या प्रॉफिट होंगे। अब दोस्तों नोट्स बनाने के देखिए लास्ट टाइम रिवीजन में आपको काम आएंगे। उसके बाद में अन्य फैक्ट के लिए पेज ऐड कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। उसके बाद में मोटी मोटी बुक बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, सभी सोर्स को इकट्ठा कर पाएंगे, ज़्यादा भटकाव नहीं होगा। वो केवल 200 से 300 पेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में वही फैक्ट लिखे जो आपको नहीं पता है या जिसे याद करने में आपको मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों ये पूरा नोट्स बनाने मेकिंग का मैंने पूरा वीडियो बनाया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बाकी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। और उसके बाद में आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और हम इसी प्रकार की रणनीति लाते हैं और डिमांडिंग वीडियो भी बनाते हैं। यानी जैसे कि आपको कोई सा डाउट है या बहुत लोगों को यदि वो डाउट है तो उसी पे मैं एक वीडियो भी लेकर आ जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हो, हमारी अलग अलग सीरीज भी यहाँ पर चल रही है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हो। और मिलते हैं फिर दोस्तों और MPPSC के नई रणनीति के साथ नेक्स्ट वीडियो में।